फ्रेंच रेवोल्यूशन की जितनी बात मैं करूँ उतनी ज़्यादा ही कम है, बिकॉज देखो मार्क्स तो बहुत इजीली फेच हो जाएंगे, है ना। जितनी भी मेरी पीपीटी हैं, जितना भी मैंने प्रिपरेशन किया है इस चैप्टर के लिए, जितना भी मैंने इसके बारे में पढ़ा है, आपके लिए मार्क्स तो पूरे मिलेंगे। मतलब स्लाइड्स के बीच में इसके बाद में मैं एक रिवीजन सीरीज लाऊंगा, उसके बाद में मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज लाऊंगा, उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, लास्ट में 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा। But chapter is not about a marks, it is not about a question, this is all about the knowledge. जब भी मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करता हूँ ना बेटा, तो गूसी बम्स वाला मूवमेंट होता है। क्यों? ये एक ऐसा वाटर सैड इवेंट है जहाँ पे पूरी की पूरी मानवता चेंज हो गई, पूरी की पूरी ह्यूमनिटीज़ को इसने चेंज कर दिया, ह्यूमैनिटीज़ को चेंज कर दिया। वाई? बिकॉज इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे यूरोप में बहुत बड़ा चेंज आएगा, और इतना बड़ा चेंज आएगा कि इस क्रांति से, इस रेवोल्यूशन से निकले हुए 3 वर्ड्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर अडॉप्ट करेंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्रेंच रेवोल्यूशन, मानव इतिहास का सबसे मज़ेदार टॉपिक। जब आप इस टॉपिक को थोड़े ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने सारे लूप होल्स हैं एक पूरे फ्रांस को बनने में, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लोगों का रोल था, कितने डिफरेंट डिफरेंट इसमें फेजेस थे। आप रीड करोगे कि यूएस की क्रांति ने, द रेवोल्यूशन इन द यूएस एंड द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ द यूएस ने किस तरीके से फ्रांस को अफेक्ट किया। तो लेट्स बिगिन ऑन 825 GS एंड माय नेम इज निखिल राजकुमार रावत एंड वी आर हियर टू लर्न अबाउट द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की ऑन 825 GS। तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले आप इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो? सबसे पहले आप इसमें ओल्ड रिजीम के बारे में रीड करोगे ना, कि ओल्ड रिजीम क्या थी। फिर उसके बाद में आप कॉज ऑफ रेवोल्यूशंस के बारे में बात करोगे कि जो रेवोल्यूशन हो रही है उसका कॉज क्या है। फिर आपके उसके बाद में द फ्रॉम मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशन रीड करना पड़ेगा। फिर फ्रेंच बिकम रिपब्लिक रीड करना पड़ेगा। द रीजन ऑफ टेरर या रेन ऑफ टेरर आपको रीड करना पड़ेगा। डायरेक्टरी रूल्स रीड करना पड़ेगा। सोशल रिफॉर्म एंड स्ट्रगल रीड करना पड़ेगा। लास्ट में आएगी लेगेसी। तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू है। इजीली वी कैन डिवाइड द होल लेक्चर इनटू द 8 पार्ट्स। उसके बाद में इस पूरे के पूरे लेक्चर में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रीड करनी है, बहुत मज़ेदार तरीके से रीड करेंगे। देखो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, कि अगर आपने हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी को समझ लिया तो आपके लिए हिस्ट्री समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, जब मैंने स्लाइड बनाई है तो हर स्लाइड के ऊपर मैंने एक टाइम पीरियड लिखा है कि ये टाइम पीरियड कब से लेके कब तक है, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द फ्रीडम ऑफ फ्रांस एक पार्ट में नहीं मिला, लगातार मल्टीपल स्टेज में मिला है ना। तो ये चीज़ जब आप 10th में जाओगे तो आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलती, बट 10th में पूरे तरीके से सिलेबस चेंज होने वाला है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, तो इसलिए हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं। व्हेन वी हैव अ न्यू बुक तो हम उससे भी रीड करेंगे, ठीक है। चलिए लेट्स बिगिन द सिचुएशन इन पेरिस। सिचुएशन इन पेरिस की अगर मैं बात करूँ तो डे है 14 जुलाई 1789। पेरिस जो है पूरे तरीके से पैनिक और फियर में है ना। ये पेरिस है, पेरिस में आपने एफएल टावर देखा होगा। पेरिस की वाइन और परफ्यूम काफ़ी फेमस है। वी कैन से दिस इज़ अ सिटी ऑफ लव। हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले यहाँ पे मोनार्की का रूल था, एक राजा का रूल था जो हमेशा ये बोलता था कि मुझे अधिकार भगवान से मिले हैं, द राइट गिवन बाय द गॉड। तो इसका मतलब राजा पूरे तरीके से अनकंट्रोल्ड है, ऑटोक्रेटिक है। तो जो पूरा का पूरा पेरिस है वो पैनिक में है, फियर में है। किंग ने क्या किया? ऑर्डर किया। कहानी को समझने का ट्राई करना, पूरी की पूरी एक पिक्चर बना दो। किंग ने ऑर्डर दिया किसको? सिटी में ट्रूप्स को लाने के लिए। ये रूमर्स है कि ये जो ट्रूप्स हैं वो किस पे अटैक करेंगे? सिटीजन पे अटैक करेंगे। किसी देश की सेना अगर उस देश के लोगों पे अटैक करती है तो सबसे गिरी हुई बात है बेटा। जब आप फ्यूचर में सिविल सर्विस की तैयारी आप करोगे तो आपको पता पड़ेगा इंडियन आर्मी ने कभी भी इंडियन पीपल्स पे गोलियां नहीं चलाई हैं, पर फ्रांस में ऐसा हो रहा है। लोगों के अंदर डर है कि द किंग गिवन द ऑर्डर टू द ट्रूप्स हु स्टार्ट अटैकिंग ऑन द पीपल्स। क्यों? आखिर क्यों ऐसा हुआ? उसका आंसर आपको मिलेगा द पीपल्स रिएक्शंस में। क्योंकि 14 जुलाई को ऐसा क्या हुआ? ये जो आप पिक दे रहे हो, देख रहे हो, दिस इज द फोर्ट्रेस ऑफ बेस्टाइल। बेस्टाइल का किला है, इसके अंदर एक जेल है, जेल के अंदर बहुत सारे लोगों को बंद रखा गया है। अराउंड 700 पीपल गैदर्ड, फॉर्म्ड अ मिलिशिया। अब जैसे लोगों को पता पड़ा कि राजा हमारे ऊपर हमला करने वाला है, राजा हमारे ऊपर ट्रूप से गोली चलवा देगा, तो लोगों ने क्या किया? एक मिलिशिया बना लिया।
फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मिलिशिया। मिलिशिया का मतलब होता है द आर्मी ऑफ पब्लिक। ओके, आर्मी ऑफ पब्लिक। तो लोगों ने क्या किया, मिलिशिया बना लिया एंड सर्च द गवर्नमेंट बिल्डिंग फॉर वेपन्स। उन्होंने क्या किया, सीधे सीधे जाके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला कर दिया। किसके लिए, बिकॉज उनको वेपन्स की रिक्वायरमेंट थी। अब समझने का ट्राई करो, रूमर्स फैला कि 7,000 ट्रूप्स सिटी में एंटर करने वाले हैं टू क्रैश द पीपल्स, लोगों को क्रश करने के लिए, उनके ऊपर फायरिंग करने के लिए। तो लोगों ने बोला ऐसा है कि इनके आने से पहले हम इन पे हमला कर देते हैं। रूमर्स, पता नहीं है कि राजा ने ऑर्डर दिया कि नहीं दिया, बट इन रियल थिंग्स ये कि इस एक इवेंट की वजह से पूरा का पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया बेटा। तो 7,000 पीपल्स गैदर हुए और उन्होंने क्या किया, मिलिशिया बनाया और पूरे के पूरे गवर्नमेंट बिल्डिंग को सर्च करना शुरू किया और 14 जुलाई के दिन ही पूरे के पूरे बेस्टाइल को तोड़ फोड़ दिया। द स्ट्रॉमिंग ऑफ द बेस्टाइल, लोगों ने बोला चलो आज हो जाए 2-2 हाथ, राजा को पकड़ के हार देंगे। तो पीपल मार्च टू द बेस्टाइल प्रिजन एंड वांटेड आर्म्स एंड एम्यूनिशन। उन्होंने सबसे पहले कमांडर को किल किया और प्रिजन्स को फ्री कर दिया, जितने भी कैदी से सबको फ्री कर दिया। क्वेश्चन उठता है कि सर बेस्टाइल को क्यों तोड़ा, क्योंकि बेस्टाइल सिंबल है, हर राज्य का, हर राजा का, हर देश का एक सिंबल होता है। और बेटा सिंबल को तोड़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। आप जब 8th क्लास की बुक को पढ़ोगे तो आप उसको पता पड़ेगा, जब टर्किश लोग आए थे तो उन्होंने इंडिया में आके मल्टीपल टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, बिकॉज टेम्पल वॉज द सिंबल ऑफ सनातन यूनिटी। इसीलिए बेस्टाइल प्रिजन को तोड़ा गया, क्योंकि वो राजा यानी लुई 16 को डिनोट करता था। आपको समझना पड़ेगा कि हर एक्शन के पीछे जो प्यूपस ने मिलिशिया बनाई, जो आर्म्स के लिए उन्होंने काम किया, वो किसके लिए थे, वो सिंपली इसके लिए थे कि वो सिंपली क्या कर सकें, वेपन्स को ले सकें और बेस्टाइल से लोगों को आज़ाद कर सकें। अब बेस्टाइल को तोड़ने के बाद लोगों ने क्या किया, उसको आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। द सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस, इसका मतलब क्या है, सांकेतिक महत्व। आहा क्या शब्द है, हिंदी में भी शानदार और इंग्लिश में भी शानदार। सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस, द बेस्टाइल सिंबल ऑफ द किंग ट्रेनीज, यानी निरंकुश राजशाही का चिन्ह है। राजा जिस तरीके से काम कर रहा है उससे जनता खुश नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया और जो पीसेस थे उसको सोल्ड किया एज आ सोवेनियर्स। सोवेनियर्स की अगर मैं बात करूं तो आप कहीं घूमने जाते हो, जैसे आप बनारस जाते हो तो वहाँ से आप कुछ चीज़ लेके आते हो एज आ यादगार के हमने ये विजिट किया। तो जो बेस्टाइल है उसको तोड़ के उसके जो पत्थर थे उसको भी सील किया गया। सोचो जनता के मन में राजा के लिए कितना द्वेष रहा होगा, कितना हेट्रेड रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सा और ज्ञान देना चाहूँगा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, जर्मन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में क्या होता है, एक सिस्टम होगा बेटा, सिस्टम से पीपल खुश नहीं है। अगर लोग इस सिस्टम से खुश नहीं हैं तो क्या होगा, वो इस सिस्टम को चेंज करने के लिए बोलेंगे, ऐसा आप देखो ये सिस्टम सही नहीं चल रहा है, आप इस सिस्टम को चेंज कर दो। अगर प्रेजेंट रिजीम इस सिस्टम को चेंज कर देगी तो वो सिस्टम चलता रहेगा। अगर उस सिस्टम को चेंज नहीं किया तो उसको चेंज करने के लिए रेवोल्यूशन होगी। फ्रांस में एक सिस्टम चल रहा है मोनार्की का, लोगों से खुश नहीं है, लोगों ने बोला सरकार चेंज कर दो, राजा बोला चलो निकलो यहाँ से, मैं तो चेंज नहीं करने वाला। तो जनता बोली ठीक है राजा जी, हम अपने हिसाब से देख लेंगे, ईंट से ईंट बजा दी। इतनी सी बात है। अब इतनी सी बात को घुमा घुमा के मैं मल्टीपल पार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा, यानी सिस्टम पसंद नहीं आया तो चेंज होगा, और राजा ने चेंज नहीं किया तो राजा जी की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। तो इसके बाद में आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि बेस्टाइल को तोड़ा फोड़ा क्यों जा रहा था, वहाँ पे लोग हो हल्ला क्यों काट रहे थे, जस्ट बिकॉज के बेस्टाइल इज द सिंबल ऑफ द निरंकुश राजतंत्र। अब इसके बाद क्या हुआ, पूरे के पूरे फ्रांस में राइट होने लग गए। मैंने शुरू किया था हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। अब मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और उसके एंड में हुआ एंड ऑफ मोनार्की। ये हमारा भाई है अजीबोगरीब कपड़े पहन के, लुई 16। बेसिकली ये जो किंग था इसका शासन काफ़ी लंबा चला था, बिकॉज इसके अंदर एक क्वालिटी थी जो आप सीख सकते हो। मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन को काफ़ी थॉरोली रीड किया है। ये मतलब बिल्कुल भी कैपेबल किंग नहीं था, फिर भी इसका शासन काफ़ी लंबे टाइम तक चला। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये बहुत कम बोलता था। इसके राज्य में कोई भी आके बोलता था कि राजा जी वो पर्सन आपके खिलाफ कुछ प्लान बना रहा है, आपको हटा देगा, राजा बोलता था ठीक है चलो देखेंगे। तो लोगों को क्या लगता था कि राजा बड़ा पावरफुल है, कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो आप बच्चे ये चीज़ सीख सकते हो कि ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना,
ठीक है। तो 14 जुलाई 1789 द डे पीपल चैलेंज द रॉयल पावर। आहा, 14 जुलाई का दिन था जब लोग रोड पे आए, बोले राजा जी हम या तुम, और दोनों होंगे तो मिल बांट के होंगे। राजा बोला नहीं बाबा नहीं। तो वहाँ पे शुरू क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। कहानी बेस्टाइल। बेस्टाइल से पहले लोगों के बीच में ये अफवाह फैली हुई है, रूमर्स हैं कि राजा हमला करने वाला है। लोगों ने जाकर बेस्टाइल में कोड़ा दिया और उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अब इसके हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को हम पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल। ठीक है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। यहाँ से अब आपका पूरा का पूरा चैप्टर शुरू है। देखो किसी भी अगर आपको रेवोल्यूशन को पकाना तो सबसे पहले इसको सोशल कॉज पढ़ लो, फिर उसके इकोनॉमिक कॉज पढ़ लो, फिर उसके ना जो प्रेजेंट कॉज है उसको पढ़ लो। ये एक तरीके से ना ग्रेवी है किसी भी रेवोल्यूशन में, चाहे आप फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस देख लो, चाहे आप यूएस की फ्रीडम का मूवमेंट देख लो, ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज एंड द प्रेजेंट कॉज। ये दोनों कॉज तो लंबे समय से चलेंगी, 100 साल से चल रही हैं, 150 साल से चल रही हैं, बट ये एक ऐसी कंडीशन होगी कि जो हैंड टू हैंड यहाँ पे आके क्रांति को शुरू कर देगा, है ना। जैसे यहाँ पे क्या थी कि लोगों के बीच में रूमर था कि लुई 16 क्या करने वाला है, हमला करने वाला है। तो ये अब टाइटल्स एंड इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा टॉपिक क्या है, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। इसमें आपके जो जो पात्र हैं इस मूवी में वो हैं लुई 16। 1774 में ये बंदा गद्दी पे बैठा है, और मैरी इनका जो भी सरनेम है उनको आप पढ़ लेना, दैट्स कॉल्ड द एंटियोनेट, है ना। फ्रेंच रूल अंडर द मोनार्की। ये तीन चीज़ें आपको याद रखना है कि लुई 16 राजा है, क्योंकि देखो ये फैक्चुअल चीज़ें, जब तक आप इन चीज़ों को याद नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। और उसकी वाइफ और जो पूरा का पूरा फ्रांस है वो अंडर मोनार्की रूल है। अब मोनार्की रूल क्या होता है समझ लो पहले। वहाँ पे एक राजा होगा, राजा के हाथ में सारी पावर होगी। अगर राजा बोलेगा दिन तो दिन, राजा बोलेगा रात तो रात, लोग जाएं भाड़ में। ठीक है, तो ये है। अब फ्रांस वॉज अंडर द रॉयल रूल और राइजिंग द प्रॉब्लम्स। अब राजा के अंदर तो है, बट राजा इतना कैपेबल नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील कर पाए, तो वहाँ तो क्रांति होना तय है। अब देखो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी क्या है, सबसे पहले तो राजा के पास में पैसा नहीं है, तो राजा को कोई एक ऐसी स्कीम चाहिए थी कि 25 दिन में मेरा कोई पैसा डबल कर दे। जैसे ना अक्षय कुमार बोलता है ना 25 दिन में पैसा डबल, बट प्रॉब्लम ये है कि जब तक अक्षय कुमार जी पैदा नहीं हुए थे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि राजा के पास में पैसा नहीं, और जिस राजा के पास में पैसा नहीं होता उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अब भाई साहब ये पैसा उड़ा खा रहे हैं, सबसे पहले तो लॉन्ग वॉर में उड़ा रहे हैं, आपकी तरह टकाटक में नहीं उड़ा रहे हैं, ये ना कोल्ड ड्रिंक्स में पैसा नहीं उड़ा रहे हैं, एक्सपेंसिव कोर्ट एंड बर्सिलिया। अब इन महाशय ने क्या किया, एक तो इनकी जेब में पैसे नहीं थे, ऊपर से इनके शौक भी बड़े महान थे। इन्होंने क्या किया, फ्रांस से दूर एक और सिटी बनवा दी, दैट्स कॉल्ड द वर्सिलियस। वर्सिलियस में पूरा का पूरा महल बनवा दिया। जनता बोले राजा जी हमारे पास खाने के लिए नहीं है, यू आर गोइंग टू वर्सिलिया। उन्होंने बोला राजा को तो देखना पड़ेगा। अच्छा फिर एक और चीज़ है, इनके अपने घर में तो आग लगी हुई थी, ये आग बुझाने भागे अमेरिकन वॉर में। अब अमेरिकन वॉर में देखो प्रॉब्लम क्या हुई, अमेरिका में जो लड़ाई चल रही थी वो ब्रिटेन और यूएस के बीच में चल रही थी। अब जो ब्रिटेन और फ्रांस है इनके बीच में 36 का आंकड़ा था। ठीक है, अब 36 का आंकड़ा था तो इसने क्या किया, पहले वो तो पैसे दिए अमेरिका के लोगों को, जाओ तुम ब्रिटेन के लोगों से लड़ो कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। फिर इन्होंने अपने कमांडर बोले भेजे वहाँ पे कि जाओ तुम जाओ भैया यूएस की आर्मी की सपोर्ट करो। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, जब पैसा दिया तो जेब से पैसा गया, जो इनका खजाना था वो खाली हो गया। दूसरा, जब कमांडर यूएस से आए तो वो बड़े खुश हो गए कि भाई लोगों ने मिलकर एक ऐसी कंट्री बना दी जहाँ पे लोग आज़ादी की बात कर रहे हैं, पब्लिक फ्रीडम की बात कर रहे हैं, बड़ा ही शानदार उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है। तो भैया यहाँ से फिर दूसरी चीज़ शुरू हो गई कि जब फ्रांस की क्रांति होगी ना, लोग राजा की ईंट से ईंट बजा रहे होंगे, तो जितने भी कमांडर और जितनी भी आर्मी यूएस में गई थी वो सब जनता के साथ हो गई। क्यों, उन्होंने बोला कि जैसा हमने यूएस में किया था ना वैसा यहाँ पे भी कर देते हैं, राजा को हटा देते हैं। तो यूएस की जो वॉर है, यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, उससे खजाना तो खाली हुआ, इसकी आर्मी भी करप्ट हो गई। तो फिर अगर अक्षय कुमार जी होते तो शायद बचा लेते 25 दिन में पैसा डबल करके, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यहाँ से चीज़ें और ज़्यादा बुरी होने लगी। अब राजा क्या करेगा भैया, राजा के पास में बहुत ज़्यादा कर्जा था, डेफ्ट में डूबा हुआ था, साथ साथ उस कर्जे पे भाई साहब 10% का इंटरेस्ट रेट भी दे रहे थे। अब भाई साहब राजा के सामने ऐसी कंडीशन थी कि कहीं से तो पैसा चाहिए, और पैसा लेने का सबसे आसान तरीका था क्या, टैक्स। अब पिछली वाली स्लाइड को याद करो, जनता के पास में खाने के लिए नहीं है,
राज्य में ब्रेड पैदा नहीं हो रहा। ऊपर से अगर राजा टैक्स बढ़ाएगा तो लोगों को पसंद आएगा नहीं। तो फ्रांस फेस द सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस को मैं पहला रीजन बताऊंगा। इस स्लाइड में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपकी बुक में ये हो रहा है कि कितनी लिब्रे का उसके ऊपर कर्ज था, वो मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, मैं वो आपको MCQs में करा दूंगा। तो बेसिकली यहाँ पे उनके सामने प्रॉब्लम आई। तो राजा के क्या बोला कि भाई ऐसा देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस तो बढ़ रहे हैं क्योंकि मुझे पैसा चाहिए आर्मी के लिए, मुझे पैसा चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मुझे पैसा चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो मैं क्या करूँगा, टैक्स को बढ़ा दूंगा। जनता बोली यू मीन दैट आई हैव टू पे द ऑल दैट टैक्सेस। जनता बोली पागल हो क्या राजा जी, सटिया गए हो तुम। हाँ, एक तो तुमने महल बनवा दिया, आर्मी बेच दी, एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे, यूनिवर्सिटी के नाम से आप हमसे पैसा लोगे। भाई हमारे पास तो ऑलरेडी खाने के लिए नहीं है। तो फ्रांस की जनता ने ऐसा रिएक्शन दिया कि राजा जी का तो कुछ करना पड़ेगा, राजा जी तो सटिया गए हैं। तो टैक्स बर्डन बिकम द नेसेसरी बट प्रॉब्लमेटिक। जैसे ही टैक्स बढ़ा, उसको बढ़ाना तो जरूरी था क्योंकि राज्य नहीं चल सकता था, बट प्रॉब्लमेटिक था। अब राजा पूरे दिन यही सोचता रहता था कि मैं टैक्स कैसे बढ़ाऊँ भाई, क्योंकि टैक्स बढ़ाने का फ्रांस में एक तरीका था। अब वो तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि राजा के पास में पैसे की कमी थी, पैसा लेने के लिए तो 25 दिन में पैसा डबल हो रहा नहीं था, तो उन्होंने बोला मैं बढ़ाऊंगा टैक्स। टैक्स को बढ़ाने से पहले अब आपको सोशल डिवीजन भी समझना पड़ेगा। और उस कहानी को तो मैंने वहाँ पर रोक दिया कि पूरी की पूरी जो फ्रांस की जनता है वो 3 पार्ट में बटी हुई। सबसे पहले क्लर्जी वर्ग, दूसरा नोवेल्टी, एंड थर्ड स्टेट दैट्स कॉल्ड द कॉमन पीपल। वी कैन से दैट द फ्रेंच कम्युनिटी डिवाइडेड इन द 3 पार्ट। अब देखो, ये जो क्लर्जी वर्ड और नोवेल्टी है ना, इनको बहुत सारी छूट मिली हुई हैं। ये बंदे अमीर हैं, यानी रिच ही रिच हैं। ये इनके पास में हवाई जहाज़ है, डेली घूमने जा रहे हैं, इनके पास में लैंड है, फार्म हाउस बनवा रखे हैं इन्होंने, आराम से स्विमिंग पूल है, पर इन लोगों को टैक्स नहीं देना। अब ये बेचारे कॉमन आदमी हैं, इनके पास खाने की कमी है, इनकी नॉर्मल प्रॉब्लम क्या है, खाना, पर इनको टैक्स देना है। यानी इंडिया से बिल्कुल अलग सिस्टम है। राइट नाउ इंडिया में क्या होता है, जो गरीब लोग हैं उन पर 0 इनकम टैक्स है और जो अमीर लोग हैं उन पर 30% इनकम टैक्स। यहाँ पर उल्टा हो रहा है। क्लर्जी वर्ग में आ रहे थे पादरी, बड़े बड़े चर्च के पादरी आ रहे हैं, ये जो चर्च में बैठ के एकदम पूजा पाठ करते थे। भाई ये ऐसी कंट्री थी जहाँ पे पादरी भी टैक्स लेते थे। जस्ट इमेजिन, पादरी का क्या काम है, भैया जाओ पूजा करो, पर पादरी भी टैक्स ले रहा है। दिस इज द ओनली कंट्री पूरे यूरोप में चर्च एक ऐसी संस्था है जो टैक्स लेती है। यहाँ तो हम मंदिर में 1 रुपया भी चढ़ाते हैं, उस पर भी क्वेश्चन उठा देते हैं। यहाँ तो परमानेंट था, आपको देना है, नहीं दोगे तो आपको सजा मिलेगी। नोवेल्टी क्या है, नोवेल्टी में राजा आ रहे हैं, राजा का बेटा आ रहा है, बेटा के साथ के बंदे आ रहे हैं। नोवेल्टी वो हैं जो शासन कर रहे हैं, मंत्री, सेनापति। तो सोसाइटी वॉज हाईली अनइक्वल। तो पूरी की पूरी सोसाइटी क्या है, अनइक्वल है। थर्ड स्टेट में भी आपको 3 पार्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिसर्स एंड लॉयर्स। सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे पीजेंट, आर्टिसंस, और लास्ट में देखने को मिलेंगे स्मॉल पीजेंट, लैंडलेस लेबर एंड सर्वेंट। यानी थर्ड स्टेट भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब देखो, इसमें एक और अच्छी की मैं तुमको बात बताऊं कि जो क्रांति शुरू की जाएगी, क्या शुरू की जाएगी, क्रांति। वो क्रांति शुरू करेंगे ये लास्ट के दो लेवल पर। क्रांति को हाईजैक कर लेंगे ये लोग, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे हैं। ऐसे तो बोलना पढ़ लो लिखो ज़्यादा अच्छे रहोगे। द रेवोल्यूशन स्टार्टेड बाय द लास्ट 2 लेयर ऑफ द थर्ड स्टेट बट हाईजैक बाय द ब्यूरोक्रेट्स, वी कैन से बिग बिजनेसमैन एंड कोर्ट ऑफिसर्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि टैक्स बढ़ाना चाह रहे हैं राजा जी, टैक्स बढ़ाना चाह रहे हैं टैक्स। जनता बोली पागल हो राजा जी, नहीं है पैसा हमारे पास। थर्ड स्टेट में भी क्या है, अगर टैक्स बढ़ेगा तो इनको तो कोई मतलब है नहीं, क्लर्जी वालों को, इनकी तो राम राज्य प्रजा सुखी चल रही है, और इसके साथ साथ थर्ड स्टेट वालों को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इसके बाद में जब आप आगे जाओगे तो आपको समझना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग टैक्स मेड ऑफ द 90% पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन थी उसमें इंक्लूड थे पीजेंट, वर्कर एंड मिडिल क्लास। ये 90% पॉपुलेशन है बेटा, जो थर्ड स्टेट में आ रही है। और जब थर्ड स्टेट में आ रही है तो इन्हीं को पूरा टैक्स देना पड़ेगा, और इनके पास में ज़मीन बहुत कम है। अब राजा होता बोलता पहले मैं आपको रोज़गार दूंगा, घर में चलाने के लिए मशीन दूंगा, फ्री में अनाज दूंगा, जब मैं टैक्स बढ़ाऊंगा तो जनता भी खुश हो जाएगी। और बिना कुछ किए राजा जी कुछ करें तो भैया जनता का तो रिएक्शन ये होगा कि राजा सटिया गए होगा। हाँ, कुछ करे धरे ना, जो भी कमाए आपको दे दें, किस लिए कि आप जाके यूएस में लड़ाई कर सको। तो मेजॉरिटी हैड लीस्ट पावर एंड रिसोर्सेज। अब इसका मतलब थर्ड स्टेट के पास में
टैक्स तो तुमने बढ़ा दिया, बट उसकी जो 90% पॉपुलेशन है वो बेचारे पीजेंट हैं, वर्कर हैं, मिडिल क्लास हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे? अपनी जनता को खिलाएं या ये फालतू के काम करें? तो ये अब प्रिविलेजेस ऑफ बर्डन, ये जो थर्ड स्टेट थी वो हमेशा एक ही डायलॉग बोलती थी। एक बहुत फेमस मूवी है लगान की, लगान, उसमें आमिर खान है, जैसे शायद आपने देखा हो, तो उसमें कैप्टन रसल था, वो बोलता है ना, हम तुमसे दोगुना लगान लेगी। ये बंदा कुछ नहीं करता, ये बंदा बस आता है, जूस पीता है, आराम से बैठता है, दूरबीन लगा के क्रिकेट खेलता है। वही कंडीशन यहाँ पे नोवेलिटी की थी, कुछ नहीं करते। क्लर्जी और नोवेलिटी को कोई टैक्स नहीं देना, जितना कमाने अपने पास में रखो, इन्जॉय प्रिविलेजेस। सोसाइटी में प्रिविलेज और थे भाई साहब, है ना। प्रिविलेज क्या है कि एक पर्टिकुलर टोपी ये पहन पाएंगे, है ना, ज़िंदगी अच्छे से ये काटेंगे। दूसरा जो थर्ड स्टेट थी उसको पूरा का पूरा टैक्स पे करना पड़ता था, ऑडिट फोर्स लेबर, यानी ये जो है ना कैप्टन रसल, ये लोगों से ये भी बोल सकता है, ये थर्ड स्टेट वाला बंदा, का जाओ मेरे पीछे खड़े हो जाओ, जाओ मेरे बागानों में काम कर लो। तो यहाँ पे एक तरीके का ऐसा सिस्टम चल रहा है कि जो थर्ड स्टेट है टैक्स भी देगा और उनको फोर्स लेबर भी करना पड़ेगा। तो जनता को पसंद थोड़ी आएगा। एक दिन तो जनता बोलेगी भाई बहुत हो गया, आज तो आर और पार कर देंगे, राजा रहेगा या हम रहेंगे। तो वही वो करने वाले हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, इनइक्वलिटी इंक्रीज एंड एंगर अमंग द पीपल, लोगों के बीच में से इनइक्वलिटी बढ़ी। उन्होंने बोले बेटा कैप्टन रसल आज हम तुझे देख लेंगे। तो उन्होंने सीधे राजा को चुनौती दे दी, राजा जी आज आ जाओ मैदानी जंग में। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। तो यहाँ तक आपको पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आ रहा होगा। तो ये बेसिकली दिस इज़ क्वाइट नाइट। तो मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं खींचूंगा क्योंकि कल मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर को कवर कर लूँगा, बिकॉज थोड़ा लेट नाइट है, ठीक है ना। तो ये और ये अब देखिए टाइप ऑफ टैक्स को समझने का ट्राई करो। 18वीं सेंचुरी में चर्च तिथि नाम का टैक्स ले रही है, स्टेट भी टैक्स ले रही है, और इनडायरेक्ट टैक्स सॉल्ट पे भी है, तम्बाकू पे भी है। चलो तम्बाकू तो मुझे समझ में आता है कि लोगों की गंदी आदत है ना, लोग पीना छोड़ देंगे, बट सॉल्ट तो ऐसी चीज़ है बेचारा ये बच्चा भी खाएगा, बोले कि यार अगर सॉल्ट पे तुमने टैक्स लगाया तो मेरे में तो आयोडीन की कमी हो जाएगी। अब बेचारी जनता टैक्स ही टैक्स दे रही है, बेचारे का रिएक्शन ये हो गया है, मुंह टेढ़ा हो गया उनका कि तिथे भी ले रहे हो, अलग अलग टैक्स ले रहे हो। तो जनता के ऊपर टैक्सेशन का हैवी बर्डन है बेटा, और केवल कॉमन पर्सन पे। कॉमन पर्सन कौन है बेटा? थर्ड स्टेट वाले, ठीक है। तो थर्ड स्टेट को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, कि व्हाट डू यू मीन आई हैव टू पे ऑल द टैक्सेस, पागल हो गए तुम लोग। तो इसके बाद में हम पढ़ेंगे फ्रांस सोसाइटी, अनइक्वलिटी एंड हैवी टैक्स बिकॉज इज इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। यानी राज्य में लड़ाई करने का दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि राजा ने इनइक्वलिटी बढ़ाई और टैक्सेस बढ़ाई। जनता बोले राजा जी आज कर देंगे हम हल्ला, और कल हम पढ़ेंगे क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड स्ट्रगल टू सर्वाइवल। आज के लिए इतना बहुत है, चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।